प्यारे छात्रों, आज मैं आपको एमए उत्तरार्ध हिंदी में आधुनिक काव्य के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद और उसका प्रसिद्ध काव्य कामायनी के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। मैंने आपको बताया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया था शुक्ल जी और अन्य विद्वानों द्वारा, तो उसमें चौथा जो काल है वो आधुनिक काल। और आधुनिक काल को मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ कि 1843 ईस्वी से लेकर के आज तक आधुनिक काल माना जाता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसको 1927 जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो उससे पहले तक आधुनिक काल माना था। तो आधुनिक काल, इस काल में यानी जयशंकर प्रसाद यानी हिंदी के एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी कामायनी। तो कामायनी की चर्चा करने से पहले हम महाकवि जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि जयशंकर प्रसाद कौन थे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के शाही सुमनी घराने में 1889 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता देवी प्रसाद जर्दा और सुर्ती के व्यापारी थे। लेखक का बड़े ही लाड प्यार के साथ में जीवन व्यतीत हुआ और प्रसाद जी ने बचपन में ही संस्कृत है, अंग्रेजी है, इतिहास है आदि भाषाओं का गहन अध्ययन कर लिया था। और कहते हैं कि प्रसाद को दुकान पर बैठना पड़ता था। दुकान पर बैठे बैठे ही जब ये रचनाएं लिखते थे तो उसके बड़े भाई शंभू रत्न ने इसको डांट दिया था। लेकिन प्रसाद जी की इच्छा थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कविताएं लिखूं या गद्य लिखूं। जब उनकी प्रशंसा होने लगी, उनके रचनाओं की प्रशंसा होने लगी, तो प्रसाद जी को उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने कह दिया कि मेरी तरफ से आप दुकान पर भी मत बैठो और मनचाहा लिख सकते हो। तो उसके बाद में यानी प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी थी। उस टाइम में यानी एक पत्रिका थी सरस्वती का संपादक, और उस टाइम में हजारी प्रसाद जी द्विवेदी कर रहे थे। तो उस पत्रिका में जो सरस्वती पत्रिका थी उसमें प्रसाद जी को ज्यादा महत्व नहीं मिल रहा था, क्योंकि प्रसाद जी का द्विवेदी के साथ में ज्यादा कोई लगाव नहीं था। तो इस कारण उसके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त के अनुसार इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिसका नाम था इंदु। इंदु पत्रिका के माध्यम से प्रसाद जी की रचनाओं की प्रशंसा होने लगी और उस पत्रिका के माध्यम से ही प्रसाद जी के साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ। और उसके बाद में प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं लिखी और माना जाता है कि 1937 में जब हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावादी काल था तो 1937 ईस्वी में प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से छोटे से जीवन में ही प्रसाद जी ने बहुत सारे नाटक है, काव्य है, खंड काव्य है, निबंध है और अन्य सारी बहुत रचनाएं लिखी थी। कहा जाता है कि प्रसाद जी ने उर्वशी और प्रभुवाहन जो उनके काव्य थे उन काव्यों को चंपू काव्य की दृष्टि से देखा जा सकता है। अब चंपू काव्य कौन होता है? चंपू काव्य हिंदी साहित्य में वो काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य का सम्मिश्रण हो, दोनों का मिला जुला रूप हो, तो वो हिंदी साहित्य में चंपू काव्य के नाम से जाना जाता है। तो प्रसाद जी ने उर्वशी और प्रभुपान यानी दो जो रचनाएं थी वो चंपू काव्य लिखी थी। तो जैसे काव्य के दो भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य, और तीसरा होता चंपू काव्य। तो चंपू काव्य की दृष्टि से प्रसाद जी की ये रचना ही बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अब प्रसाद जी ने इनके अलावा यानी कामायनी महाकाव्य लिखा। कामायनी जो
हिंदी का एक बहुत अच्छा महाकाव्य माना जाता है। इस काव्य में प्रसाद जी ने यानी श्रद्धा और मनु के माध्यम से इस सृष्टि का जो विकास हुआ और उसके बारे में मनु और श्रद्धा के विचारों को इसमें प्रोत्साहन दिया गया था। इसलिए कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही अच्छा महाकाव्य है। और इसके अलावा काव्य रूप यानी प्रसाद जी ने करुणालय जो काव्य रूप था वो काव्य रूप भी लिखा जो बहुत ही इंपोर्टेंट था। इसके अलावा खंड काव्य प्रेम राज्य, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में खंड काव्य लिखे। खंड काव्य वो काव्य होता है जिसमें व्यक्ति के जीवन की एक घटना का उल्लेख किया जाता है, यानी उल्लेख किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हो, किसी का विवाह हो, किसी का युद्ध की कोई घटना हो या कोई अन्य घटना हो, तो उस घटना को लेकर के जब कथा पुस्तक प्रस्तुत की जाती है एक ही अंक में, तो वो खंड काव्य होता है। खंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी व्यक्ति के जीवन की एक घटना, चाहे युद्ध हो, चाहे विजय हो, चाहे उसका जन्म हो, चाहे उसकी अन्य घटनाएं हो, तो उनको लेकर के जब ये लिखा जाता है तो उसको कहते हैं खंड काव्य। और खंड काव्य के बारे में तो आलोचकों ने ये कहा है, अगर प्रबंध काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है तो खंड काव्य उसके चुने हुए फूल, यानी प्रबंध काव्य में अगर रस की धारा बहती है महाकाव्य के अंतर्गत, तो खंड काव्य में रस के छींटे पड़ते हैं। ऐसी आलोचनाएं यानी खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य के बारे में आलोचक बार बार कहते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यानी खंड काव्य के बारे में यही कहा था कि खंड काव्य तो वो काव्य होता है जिसमें कुछ देर के लिए रस के छींटे पड़ते हों, उसमें कथा का कोई संबंध नहीं होता है, उसमें एक ही घटना होती है और उसका कर्म होता है। तो इस प्रकार से प्रेम राज्य, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व और आंसू प्रसाद जी ने बहुत ही अच्छी रचनाएं लिखी थी खंड काव्य के क्षेत्र में। अब गीति काव्य, गीति काव्य गाने वाला काव्य जिसमें सोपोच्छवास, कानन कुसुम, चित्रधार आदि उनकी रचनाएं थी जो काव्य रूप की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तो ये तो हुआ प्रसाद का यानी पद्य के साहित्य में योगदान। यानी प्रसाद ने हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारा पद्य साहित्य लिखा था। तो पद्य साहित्य के अलावा इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य भी खूब मात्रा में लिखा था। और गद्य में उन्होंने नाटक, बहुत अच्छे नाटक लिखे थे, निबंध लिखे थे, उपन्यास लिखे थे और न जाने कितनी ही विधाओं में इन्होंने अपने लेख चलाई थी। तो प्रसाद के अगर नाटकों के बारे में कहा जाए तो प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में सज्जन है, करुणालय है, प्राश्चित है, राज्यश्री है, विशाख है, कामना है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, एक घूंट है, ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है। इस प्रकार से यानी प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में नाटक लिखे, जो नाटक यानी इतिहास को आधार बना करके लिखे गए थे, इतिहास की पृष्ठभूमि को ध्यान में रख करके लिखे गए थे। और नाटकों के जो शीर्षक थे वो शीर्षक भी, जैसे मान लीजिए ध्रुव स्वामिनी इतिहास का एक बहुत अच्छी पात्र हुई है, चंद्रगुप्त है, बिंबिसार है, अजातशत्रु है, ये इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र हैं जिनको ध्यान में रख करके प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुति दी। और इस प्रकार से उनके नाटक यानी इतिहास से ओतप्रोत हैं। प्रसाद जी के नाटकों की विशेषता यह है कि वो एक ऐतिहासिक कथानक लेते हैं और उसके माध्यम से इतिहास को प्रस्तुत करते हुए वर्तमान के प्रति उसको जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रसाद जी का जो नाटक साहित्य था वो भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। प्रसाद जी ने इसके अलावा शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, जो हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी कविता थी, बहुत अच्छी कविता थी। पेशोला की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया कविता भी यानी प्रसाद जी ने लिखी थी, जो बहुत अच्छी मानी जाती थी। प्रसाद जी के समय में हिंदुस्तान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब अंग्रेजों का आधिपत्य था, तो प्रसाद जी के मन में भी यही था
कि कैसे तैसे करके यानी हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया जाए। और इसी की कड़ी में उन्होंने भारतवासियों को संदेश दिया था और उन्होंने यानी प्राचीन भारत के उदाहरण खींचते हुए उन्होंने ये लाइन कही थी कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो इस प्रकार से प्रसाद जी ने यानी पाठकों में और उनके जो पाठक थे उन्होंने ये स्वतंत्रता प्रदान करने का आह्वान किया था कि हम कैसे थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। तो उस प्रकार की जो आधुनिक काल की रचनाएं थी, उन रचनाओं के माध्यम से प्रसाद जी ने सामान्य जनता का और पाठकों का ध्यान आकर्षित करवाया था कि हम पहले जब सोने की चिड़िया थे और आज हमारी स्थिति क्या हो गई। तो इसका आंकलन यानी उनके काव्य में आसानी से देखा जा सकता है, चाहे वो पद्य की रचनाएं हों, चाहे वो गद्य की रचनाएं हों। इसी प्रकार इन्होंने एक महाकाव्य लिखा था कामायनी, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण महाकाव्य माना जाता है कामायनी। महाकाव्य के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि महाकाव्य क्या होता है। महत जोड़ काव्य यानी बड़े आकार वाला, यानी प्रबंध काव्य के जब दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अभी मैंने पहले बताया, तो महाकाव्य बड़ा काव्य होता है, इसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत की घटनाओं का वर्णन किया जाता है और इसमें कथानक मुख्य होता है, इसमें एक रस मुख्य होता है और नायक वो होना चाहिए जो उच्च कुल का हो, धैर्यशाली हो, गंभीर हो, धैर्यवान हो और हर परिस्थिति में आगे बढ़ता हुआ अपने उद्देश्य को पूर्ण करता हो। तो इस प्रकार से इसमें पात्र हो। अब अगर अपन कामायनी का अध्ययन करें तो जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी हिंदी साहित्य का बहुत ही अच्छा महाकाव्य है। अब कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने यानी कौन सी कथा को अपनाया, तो इसके बारे में जब हम कामायनी का अध्ययन करते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब सृष्टि में जल प्लावन हो गया था, पूरी सृष्टि यानी पानी में डूब गई थी, कोई नहीं बचा था, प्रकृति का एक कण भी कोई विद्यमान नहीं था। तो उस टाइम पर यानी मनु और श्रद्धा दोनों दो ही व्यक्ति बचे थे और उनको लेकर के यानी प्रसाद जी ने दोनों चरित्रों के माध्यम से ये कहा कि दोनों के मिलन से, श्रद्धा और मनु के मिलन से आधुनिक मानव का विकास हुआ और जब जल प्लावन खत्म हुआ, प्रकृति अपने नए रूप में निखरी और यानी पूरा वातावरण सही हो गया। तो उसके माध्यम से यानी कामायनी के कथाकार ने इसकी प्रस्तुति दी है और इसमें जो सर्ग हैं, श्रद्धा है, आशा है, लज्जा है, क्रीड़ा है, ग्लानि है, तो इस प्रकार से कामायनी 15 सर्ग हैं। 15 सर्गों से माध्यम से ही प्रसाद जी ने इसकी कथा वस्तु को उकेरा है और ये कामायनी हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कामायनी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का बहुत बड़ा महाकाव्य है। तो वास्तव में यानी कामायनी जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही अच्छी रचना है, जिसके माध्यम से यानी इन्होंने प्रकृति के बहुत ही अच्छे सुंदर चित्रण प्रस्तुत किए हैं। आधुनिक काल में तो माना जाता है कि छायावाद यानी दो विश्व युद्धों के बीच का जो काल था और इस काल में जो छायावाद के आधार स्तंभ थे, इसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा और निराला सुमित्रानंद पंत। तो इस प्रकार से छायावाद के आधार स्तंभ यानी चारों कवियों ने यानी छायावाद के संदर्भ में बहुत अच्छे अच्छे साहित्य लिखे थे, बहुत अच्छी रचनाएं लिखी थी और उन रचनाओं में उनका प्रकृति चित्रण जो मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है, वो प्रकृति चित्रण बहुत ही अच्छे प्रभावशाली रूप से इसमें देखने को मिलता है। अब कामायनी का अगर गहराई से अध्ययन करें तो कामायनी की जो भाषा है, भाषा बहुत अच्छी है, सरल है, सुबोध है और आधुनिक काल की खड़ी बोली से युक्त भाषा है। और इसमें नायक यानी सृष्टि का आदि पुरुष
यानी मनु, जिसके माध्यम से यानी सृष्टि का विकास हुआ, उसको आधार बना करके यानी इसमें प्रकृति का ऐसा सांगोपांग चित्रण किया कि वास्तव में जयशंकर प्रसाद की ये रचना कामायनी बहुत ही अच्छी प्रसिद्ध हुई और इसको लेकर के यानी प्रसाद जी की बहुत सारी प्रशंसाएं हुई हैं। प्रसाद जी ने कामायनी में यानी ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जिसमें यानी प्रकृति का अंतरंग रूप और इस प्रकार से यानी खूब सारी प्रकृति चित्रण के साथ में रस है, भाव है, छंद है, अलंकार है, काव्य रूप है, इनको प्रस्तुति दी। तो कामायनी छायावाद की एक सर्वश्रेष्ठ रचना तो है ही है और जयशंकर प्रसाद को भी इस रचना से बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिली है और कामायनी को लेकर के विद्वानों ने कई प्रकार की आलोचनाएं भी लिख दी, लेकिन आलोचना लिखने में यानी कामायनी का गौरव ही बढ़ा है, इसमें कोई कमियां नहीं आई हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य के इतिहास में यानी गद्य और पद्य दोनों के क्षेत्रों में जो लिखा वो बहुत ही अच्छा लिखा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इतिहास की घटनाओं को आधार मान करके यानी जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों को लिखा, अपने साहित्य को लिखा, कविताओं को लिखा और उनके द्वारा जो कहानियां थी, जैसे प्रसाद जी की मेरे को ध्यान में आया कि ममता कहानी प्रसाद जी की बड़ी ही इम्पोर्टेंट थी, तो उसमें भी यानी इतिहास को उकेरा गया है। इनके नाटक हैं, इनके उपन्यास हैं, इनकी कहानियां हैं, इनके काव्य रूप हैं, इनकी कविताएं हैं। तो मैंने शुरू में बताया कि प्रसाद जी ने बचपन में ही इतिहास का अध्ययन कर लिया था, अंग्रेजी का अध्ययन कर लिया था, संस्कार अध्ययन कर लिया था, तो वो प्रभाव यानी प्रसाद जी पर पड़ा और प्रसाद जी ने यानी इतिहास का ऐसा कोई भी कोना नहीं छोड़ा जिस कोने से उन्होंने कोई कथानक नहीं उठाया हो। जैसे मान लीजिए ममता कहानी यानी मुगलों के समकालीन यानी मुगलों की पृष्ठभूमि को आधार बनाया गया और उसमें ममता के माध्यम से उस युग का यानी ताना बाना बुना जो प्रसाद ने ममता कहानी के अंतर्गत बताया। तो इसी प्रकार से यानी महाकाव्य कामायनी में भी कोई ऐतिहासिक वृत्तांत है जब सृष्टि का प्लावन हो चुका था और सृष्टि में कोई भी जीव जंतु नहीं बचा था, तो मनु और श्रद्धा यानी स्टार्टिंग में यानी कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने कहा भी तो है ना, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था सृष्टि का जल प्रवाह है, एक शिला की बैठ छाया में। इस प्रकार से यानी प्रसाद जी ने इतिहास को आधार बना करके यानी इस कामायनी की रचना करी और कामायनी यानी पूरा का पूरा यानी आधुनिक काव्य का एक पूरा का पूरा यानी 25 नंबर का पेपर आता है जिसमें जयशंकर प्रसाद को कामायनी से बहुत बड़ी प्रशंसा मिली थी। तो कामायनी काव्य रूप के साथ साथ इतिहास और आधुनिक काल की रचना, जिसमें आधुनिक काल की रचना में आपके रस देख लीजिए, छंद देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, भाषा देख लीजिए, जितने भी होते हैं वो सब इस रचना में देखने को मिलते हैं। और कामायनी का काव्य सौंदर्य तो अपने आप में निपुण है, इसमें भाव भी हैं, इसमें कला भी हैं, इसमें यानी जो आलोचना के क्षेत्र में काव्य में होना चाहिए, जो आलोचक बताते हैं कि अच्छा काव्य कौन सा होना चाहिए, तो उसमें वो कहते हैं कि अच्छे काव्य के लिए उसमें भाव पक्ष होना चाहिए, कला पक्ष होना चाहिए, उसका अनुभूति पक्ष है, अभिव्यक्ति पक्ष है, काव्य सौष्ठव है। अगर वो बातें जिस काव्य में ज़्यादा मात्रा में आती हैं तो वो काव्य, वो रचना हिंदी साहित्य की सबसे इम्पोर्टेंट रचना मानी जाती है। और इनको अगर देखा जाए तो प्रसाद जी में जो काव्य के आलोचकों ने जो गुण बताए हैं, जो उनकी प्रशंसाएं बताई हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी रचना होती है, महाकाव्य होता है, तो उसमें मंगलाचरण होता है, तो मंगलाचरण के तौर पर भी यानी प्रसाद जी ने इसमें यानी स्तुति की है। और एक शक का दूसरे शक से संबंध इसमें होना चाहिए, यानी पात्र है इसका धीर उद्धात वीर गुणों से युक्त, वो इसमें है। और उसकी जो कथा है एक दूसरे से मिली हुई है, इसके पात्र सरल हैं, छोटे हैं। और तो इस प्रकार से यानी कामायनी का महाकाव्यत्व अगर देखें तो महाकाव्य की दृष्टि से कामायनी बहुत अच्छी है। और कामायनी को लेकर के तो हिंदी साहित्य में यह भी माना जाता है
कि आलोचकों ने जब कामायनी को देखा तो कामायनी में कई बातें उभर करके सामने आई। इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि कामायनी कैसी रचना थी और उसका महाकाव्यत्व यानी किस रूप में प्रस्तुत हुआ है, इसको लेकर के भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने महाकाव्य के कुछ प्रमुख लक्षण बताए हैं। इन लक्षणों में के आधार पर किसी काव्य को महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है। संस्कृत के आचार्य ने भी पंडित विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य में जो गुण होते हैं, जैसे सर्गबद्धता होती है, नायक उच्च कुल या देवता होता है, श्रृंगार वीर या शांत में से एक रस की प्रधानता होती है, शेष सभी रसों का अंकन, सभी नाटकीय संधियां उसमें हो, वो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य होता है। तो महाकाव्य में जो लक्षण होते हैं, जो विद्वानों ने लक्षण बताए हैं, वो लक्षणों की दृष्टि से अगर प्रसाद की कामायनी की तुलना की जाए, कामायनी को देखा जाए, तो कामायनी में वो सभी गुण विद्यमान हैं जो एक श्रेष्ठ रचना में होते हैं। तो प्यारे छात्रों, मैं आज आपको इतना ही बताऊंगा। आगे कामायनी के बारे में अगले पीरियड में चर्चा करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत